नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। तो तमाम बड़ी खबरों में बैंक से यहाँ पे खबर, जहाँ पे बैंक बीमा कंपनियों के दफ्तरों में आज कामकाज नहीं होगा। यहाँ पे बड़ी हड़ताल आज पूरे दिन, साथ ही कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी ठप रहेगी। निजीकरण, ठेकेदारीकरण और खाली पदों पर नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने पर हड़ताल का फैसला हुआ है। बैंक, ऑटो, टैक्सी यूनियनों के अलावा कोल माइंस यूनियन भी इस हड़ताल के साथ हैं। हालांकि बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला किया। नए राज्यों में देखा गया है और साथ ही में दूसरे कई राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। हड़ताल का असर पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने हड़ताल के बावजूद भी यूनियनों से बातचीत जारी रखने की बात कही है। ट्रेड यूनियन नेताओं के मुताबिक हड़ताल से परिवहन, बिजली, गैस और तेल की आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS ने दावा किया है कि आम हड़ताल से बिजली, तेल एवं गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। BMS के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बड़ी संख्या में कर्मचारी श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में हो रही हड़ताल से हट गए हैं। सरकार समर्थक इस ट्रेड यूनियन का कहना है कि सरकार ने कुछ प्रमुख मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन दिया है उसके लिए उसे समय दिया जाना चाहिए। इधर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यूनियनों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर रहेंगे। ये लोग केजरीवाल सरकार की नई सिटी टैक्सी योजना से खफा हैं। इस योजना के तहत सड़कों पर छोटी कार जैसे कि नैनो और रेवा उतारी जाएंगी। ऑटो टैक्सी संघ का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यह स्कीम वापस नहीं ली तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अस्पताल जैसी जगहों पर लोगों को ऑटो या टैक्सी मिलने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली की सड़कों पर करीब 90,000 ऑटो और 15,000 टैक्सी चलती हैं। देशव्यापी बंद के मद्देनजर नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार दिख रही है। सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज से लेकर तकरीबन 4,000 पुलिसकर्मी भी नोएडा में तैनात किए गए हैं। शहर को 4 जोनों में बांटा गया है और 3 जोन तो सिर्फ फेज 2 के हैं, जहां पर साल 2013 में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। 2013 में बंद के दौरान उद्यमियों और श्रमिकों के बीच टकराव भी हुआ था और पुलिस फायरिंग में दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। मध्य प्रदेश ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बुधवार को हड़ताल के चलते बैंक, बीमा आदि सभी सरकारी दफ्तरों में काम बंद रहेगा। इसी के साथ करीब 20,000 बसें बंद भी रहेंगी। नए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और श्रम कानूनों में संशोधन के विरोध में हिमाचल प्रदेश में भी कमर्शियल वाहनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। साथ ही ट्रेड यूनियनों ने भी सरकार की नई नीतियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। शिमला में सेब मंडी बंद होने की वजह से सेब नहीं बिक पाए, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। साथ ही ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्टर यूनियन की हड़ताल के चलते सेब कारोबार पर असर पड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मंडी बंद होने के चलते अब बागवानों को फसल के खराब होने का डर सताने लगा है। दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसी राधेमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा की शिकायत पर राधेमार के खिलाफ मुंबई के बोरीवली थाने में FIR दर्ज की गई है। कभी राधेमां की भक्त रही डॉली ने शिकायत में कहा है कि राधेमां के दरबार में बहुत ही अश्लील काम होते हैं। वो भी उनके यहाँ कई बार यौन शोषण का शिकार हुई हैं। उनके साथ अश्लील हरकत की गई है। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनमें राधेमां समेत 20 लोग शामिल हैं। इनमें राधेमां के तमाम करीबी भी हैं। राधेमां से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया है। राधेमां का बोरीवली वाला बंगला, जिसकी कीमत दस्तावेजों में 75 करोड़ रुपए बताई गई है, ये बंगला राधेमां के बड़े बेटे हरजिंदर के नाम पर है। राधेमां के बेटे हरजिंदर ने गुलमोहर सोसाइटी में जमा कराए दस्तावेज में हरजिंदर ने अपने पिता का नाम मोहन सिंह और अपनी मां का नाम राधेमां उर्फ सुखविंदर कौर लिखा है। ऋतु बाला को हरजिंदर ने अपनी बहन बताया है। इसी तरह गौरव कुमार को अपना भाई बताया है। बता दें कि गौरव कुमार का असली नाम है टल्ली बाबा और ऋतु बाला सरीन का असली नाम है छोटी माँ। अगर हरजिंदर के इस कंसेंट लेटर को सही माना जाए तो टल्ली बाबा राधेमां का बेटा और छोटी माँ राधेमां की बेटी बनती हैं। शीना हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने उस गैराज का पता लगा लिया है जिसके मालिक को पहली बार वो कार बेची गई थी जिसमें शीना की हत्या की गई। 24 अप्रैल 2012 को सिल्वर कलर की शेवले कार में शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस कार को वर्ली के गैराज मालिक को बेहद ही कम कीमत पर बेचा गया। मंगलवार को गैराज के मालिक और गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस कार का तारदेव के RTO में रजिस्ट्रेशन पाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कार को गैराज मालिक ने किसी और को भी बेच दिया और कुछ ही दिन बाद इसे खरीदने वाले शख्स ने किसी दूसरे शख्स को इसे बेचा।
इस बीच रायगढ़ पुलिस ने शीना हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी से पूछताछ शुरू की। रायगढ़ के एसपी सुवेज हक ने मंगलवार को डीवाईएसपी प्रदीप चौहान और पीआई सुरेश मिर्गे से करीब 4 घंटे तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। 23 मई 2012 को रायगढ़ के जंगलों में शीना का शव सड़ी गली हालत में मिला था। उसी दिन रायगढ़ के पेड़ पुलिस के 8 जवान और अधिकारी काम पर पहुंचे थे। इन सभी अधिकारियों से पूछताछ हुई है। आरोप है कि रायगढ़ पुलिस ने शीना के शव को लावारिस मानकर उसे जंगल में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ था। शव को सबसे पहले गणेश धेणे नाम के शख्स ने देखा था। इस मामले में उसका बयान भी दर्ज किया गया है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और 2 मेडिकल ऑफिसर का भी बयान लिया गया। मुंबई पुलिस ने शीना के शव के सैंपल को जांच के लिए कलीना के फोरेंसिक लैब भेजा है। इसके अलावा जल्द ही पुलिस फेसबुक और ईमेल मुहैया कराने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखकर इंद्राणी और संजीव खन्ना के अकाउंट से जानकारी हासिल करेगी। देर रात इंद्राणी मुखर्जी को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस हिरासत में रह रही इंद्राणी मुखर्जी को उन्हीं हालात में रखा गया है जिसमें दूसरे आरोपी रहते हैं। इंद्राणी के कमरे में सोने के लिए एक चटाई दी गई है और साथ ही में एक कंबल। इसी कंबल को वो तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। मुंबई पुलिस हफ्ते भर के अंदर इंद्राणी की बेटी विधि का भी बयान रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अलावा शीना और मिखाइल के पिता सिद्धार्थ दास का बयान भी इसी हफ्ते दर्ज हो सकता है। मुंबई पुलिस शीना बोरा की हत्या के मामले में उसके बायोलॉजिकल फादर सिद्धार्थ दास को भी मुंबई बुला सकती है। मंगलवार को सामने आकर सिद्धार्थ ने कहा था कि वो और इंद्राणी लिव इन में रहते थे। सिद्धार्थ ने इस बात से इनकार नहीं किया कि शीना और मिखाइल उनके ही बच्चे हैं। इसके मुताबिक 1987 में शीना पैदा हुई और 1988 में मिखाइल। सिद्धार्थ के मुताबिक 1989 में इंद्राणी उसे छोड़कर चली गई। सिद्धार्थ के मुताबिक इंद्राणी के ख्वाब ऊंचे थे और वो बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। उसका लाइफस्टाइल इतना ऊंचा था कि सिद्धार्थ, शीना और मिखाइल उसमें मिसफिट थे। सिद्धार्थ का कहना है कि 1989 के बाद से उनका इंद्राणी से कोई संपर्क नहीं रहा। उनका इस केस से कोई लेना देना भी नहीं, लिहाजा उसने खुद को इससे अलग ही रखा। सिद्धार्थ के मुताबिक पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया था। सिद्धार्थ के मुताबिक जब शीना जानती थी कि वो उसके पिता हैं और वो पिता होने के नाते उनकी इज्जत भी करती थी। शीना ने यह भी बताया था कि उसकी मां इंद्राणी नहीं चाहती कि शीना और मिखाइल उसकी जिंदगी में आएं। आज होने वाले कैबिनेट बैठक में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि 1 जुलाई 2015 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि का प्रस्ताव है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। फिलहाल महंगाई भत्ता 107% है। कैबिनेट की बैठक सुबह 9:15 पर होगी। इसके अलावा बैठक में तेल और गैस की खोज के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में यूएई के साथ एमओयू साइन करने और नेफेड को दाल पर सब्सिडी के भुगतान पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी नेता की गुंडाई का मामला सामने आया, जहां पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने एक डॉक्टर को सबक सिखाने और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, एसपी नेता ने डॉक्टर को अस्पताल में ही गालियां भी दी। आरोप है कि समाजवादी पार्टी नेता डॉक्टर पर मेडिकल रिपोर्ट में फर्जी चोटें दिखाने का दबाव बना रहा था। सरकार के कामकाज और जमीनी स्तर पर केंद्रीय योजनाओं का आंकलन करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज दिल्ली में शुरू होगी। बैठक सुबह 9 बजे से वसंत कुंज में मध्यांचल में है। बैठक के दौरान सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज के साथ भूमि अधिग्रहण बिल, 1 रैंक 1 पेंशन और बिहार चुनाव समेत वर्तमान में छाए हुए बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में भविष्य के एजेंडे पर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत तो हिस्सा लेंगे ही। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अधिकारियों और 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किए। ये आदेश दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार ने जारी किए। मंगलवार को जिन अफसरों के तबादले किए गए उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है दिल्ली सरकार के डिवीजन कमिश्नर अश्विनी कुमार का, जिन्हें अब पर्यावरण विभाग का सेक्रेटरी बना दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इस आदेश को लेकर एक बार फिर से उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के साथ दिल्ली सरकार का टकराव हो सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर पहले से ही इनके बीच तनातनी जारी है। पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल अब रिवर्स डांडी मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। गांधी जी ने डांडी तक पदयात्रा की थी, जबकि हार्दिक पटेल इसके पूरी तरह उलट डांडी से अहमदाबाद तक की यात्रा करेंगे। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा अगले 4-5 दिनों में तय हो जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पर पटेल विधायकों से मिलकर हार्दिक उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहेंगे। इस दौरान हार्दिक पटेल अपने समर्थकों के साथ गुजरात विधानसभा के 55 विधायकों को गुलाब का फूल देंगे। दूसरी तरफ अहमदाबाद को छोड़कर पूरे गुजरात से मोबाइल इंटरनेट से बैन हटा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा
से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अनंत सिंह ने अपना इस्तीफा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को भेज दिया है। बता दें कि हाल ही में बाहुबली विधायक को हत्या और अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वे पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। नोएडा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा के जिला हॉस्पिटल में रोज करीब 1 दर्जन ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं, जिसकी वजह से नोएडा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों को काफी दिक्कत हो रही है। नोएडा के जिला हॉस्पिटल के आंकड़ों की माने तो अभी तक हॉस्पिटल में डेंगू के करीब 78 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि बढ़ते मरीजों की संख्या से हॉस्पिटल में काफी दिक्कत हो रही है। बता दें कि सोमवार को नोएडा में डेंगू से 13 साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई। अलगाववादी नेता मसरत आलम को पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। उसे जेल परिसर में ही छोड़े जाने के तुरंत बाद अरेस्ट भी किया गया। बताया जा रहा है कि मसरत को सीआईडी गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। बता दें कि मसरत को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर छोड़ा गया था। मसरत की पार्टी जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि उसे किसी अज्ञात जगह ले जाया गया। आलम को 17 अप्रैल को श्रीनगर की रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराने पर गिरफ्तार किया गया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नापथा के करीब एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक यात्रियों से भरी बस रामपुर जा रही थी। नापथा के करीब ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस नीचे सतलुज नदी में जा गिरी। सोनिया गांधी ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। वहीं हादसे के बाद राज्य सरकार ने पीड़ितों की हर तरह से मदद का ऐलान किया। खेल मंत्रालय ने योग को खेल के तौर पर मान्यता देने का फैसला करते हुए इसे प्राथमिकता वर्ग में रखा है। साथ ही मंत्रालय ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पिछले प्रदर्शन को देखते हुए तलवारबाजी को अपग्रेड किया और इसे अन्य के सामान्य वर्ग में डाला है। इन खेलों के सामान्य वर्ग में शामिल किए जाने से राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं साल एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खर्च भी सरकार उठा सकती है। और यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी। और इसी के साथ मंत्रालय ने विश्वविद्यालय खेलों को प्राथमिकता वर्ग में रखने का भी फैसला किया है। बता दें कि मंगलवार को मंत्रालय ने अलग अलग खेलों में वर्गीकरण की समीक्षा की। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस की मुश्किलें अभी भी दूर नहीं हुई। गीता प्रेस प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच मंगलवार को ही बातचीत बेनतीजा रही। डिप्टी लेबर कमिश्नर ने यहां सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 3 दौर की वार्ता की। कर्मचारी यहां अपने सभी 17 साथियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रबंधन ठेके के 5 कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेने पर अड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के मुताबिक दोनों पक्षों में कुछ सहमति बनी है। एक बार फिर दोनों पक्ष 4 सितंबर को बैठक कर बातचीत करेंगे। 4 सितंबर की बैठक के बाद ही प्रेस में छपाई का भविष्य तय हो पाएगा। इसी बीच मंगलवार को छात्रों ने गीता प्रेस के समर्थन में मार्च निकाला। कन्नौज में मुफलिसी से जूझ रहे शारीरिक रूप से अक्षम एक शख्स के घर बिजली विभाग की बिजली गिरी है। विभाग ने एक बल्ब और एक पंखा चलाने के एवज में 1 करोड़ रुपए से अधिक का बिल भेज दिया है। बिल देखकर घर में रह रहे विक्रांत और उसकी बूढ़ी मां हैरान और परेशान हैं। बिजली बिल दुरुस्त कराने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि तकनीकी कारणों से गलत बिल पहुंचा है, जिसे दुरुस्त करवा दिया जाएगा। उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से समय रहते टीएनटी विस्फोट बरामद कर लिया गया। किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता था, उससे बच लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सीआरपीएफ का एक सड़क मार्ग खोलने वाले दल नेशनल हाईवे की सफाई के काम में लगा हुआ था। उसी दौरान उसने उधमपुर जिले के खीरी इलाके में राजमार्ग के किनारे टीएनटी की एक पट्टी रखी पाई। आगरा में बीएचयू की असिस्टेंट प्रोफेसर इंदू चौधरी के खिलाफ हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच ने जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। साथ ही हिंदू जागरण मंच ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इंदू चौधरी पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित कमेंट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंदू चौधरी ने दुर्गा मां, करौली वाली माता और बजरंगबली के बारे में अभद्र कमेंट किए हैं। केरल के त्रिशूर में सैकड़ों लोगों ने अपने शरीर पर टाइगर की पेंटिंग बनाकर डांस किया। ये एक बहुत ही प्रचलित नृत्य है जिसे त्रिशूर के लोग खासतौर पर ओणम त्योहार के दौरान करते हैं। इस नृत्य को पुल्लीकली के नाम से जाना जाता है और पिछले 200 सालों से त्रिशूर के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं।
मुजफ्फरनगर में एसपी नेता पर गैंगरेप का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसके चलते पुलिस उनका मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। उल्टे पीड़ित परिवार पर ही गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया गया है। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने कहा है कि टीवी पर गंदे प्रचार दिखाए जाने से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। अतुल अंजान ने कहा कि देश में सनी लियोनी के जरिए सांस्कृतिक फैलाई जा रही है और गंदे प्रचार के जरिए देश के युवाओं की संवेदनशीलता भी खत्म हो रही है। यूपी के शाहजहांपुर के गांव में एक किसान का झुलसा हुआ शव बरामद हुआ है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना मिर्जापुर के सिथौली गांव की है, जहां छोटे सिंह नाम का किसान सोमवार से लापता था और अगले दिन उसकी लाश खेत में झुलसी हुई पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में 2 बड़ी कंपनियों पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में मिलावटी खाने का तेल बरामद किया। भारत ने 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज दर्ज की है। मंगलवार को तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने लंका को 117 रनों से करारी मात दी। 386 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम 267 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। विराट के बतौर कप्तान ये पहली टेस्ट सीरीज जीत है। आपको बता दें कि पहले मैच में श्रीलंका ने 63 रन से भारत को हरा दिया था। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने जोरदार वापसी करते हुए मेजबान टीम को 278 रनों से बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने विदेशी जमीन पर जीत का सूखा तोड़ा है। 4 साल बाद विदेश में किसी टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है। इससे पहले 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज में सीरीज जीत हासिल की थी, जबकि श्रीलंका में भारत की 1993 के बाद ये पहली सीरीज जीत है। आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। अश्विन ने सीरीज में सबसे ज्यादा 21 विकेट चटके, साथ ही बल्लेबाजी में भी अश्विन का बेहद अहम योगदान रहा है। वहीं कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में नाबाद शतक लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। बता दें कि पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 145 रनों की पारी खेली। ईशांत शर्मा को एक टेस्ट मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन यानी कि सोमवार को ईशांत और श्रीलंकाई क्रिकेटर्स की झड़प के मामले में आईसीसी ने एक्शन लिया। ईशांत अब इस महीने के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। वहीं दिनेश चंदीमाल को एक वनडे मैच के लिए सस्पेंड किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शोले का रीमेक बनाने के लिए रामगोपाल वर्मा को 10 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 1975 की फिल्म के किरदारों के नाम, गाने के बोल, संगीत और डायलॉग का उपयोग करने के लिए रामगोपाल वर्मा को दोषी करार दिया जाता है। कटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार उन्हें अपने अभियान के लिए नेशनल अवार्ड मिल जाए, फिर वो घर बसाने के बारे में सोचेंगी। कटरीना रणबीर से शादी के सवालों पर जवाब दे रही थीं। रानी मुखर्जी के घर नए मेहमान के आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक अखबार के मुताबिक आने वाले नन्हे मेहमान के लिए अलग से एक कमरा भी तैयार किया जा रहा है। फैंटम की कमाई में रविवार को जबरदस्त इजाफा हुआ। फिल्म ने रविवार को तकरीबन 11.94 करोड़ का बिजनेस किया। देश भर में 2600 स्क्रीन्स पर लगी ये फिल्म अब तक 33 करोड़ रुपए कमा चुकी है। सुनील शेट्टी अब एक फिटनेस चैनल शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये चैनल इस महीने के अंत तक शुरू होगा। ये चैनल इंटरनेट और मोबाइल पर भी मिलेगा।